हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं अभी और आगे करते रहेंगे। इसी क्रम में यह अगला वीडियो है, तो इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बताना चाहें बता सकते हैं। आपको आंसर पता रहता है तो भी आप कमेंट करके क्वेश्चन का नंबर लिखिए, यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना, और उसका ABCD जो भी उसका सही उत्तर रहता है आप बताते जाइएगा। चलिए देखते हैं अगला कौन सा है। किन ध्वनियों को अनुस्वार बोला जाता है? अंग की मात्रा जिसमें लगते हैं ना उसको अनुस्वार बोला बोला जाता है। तो किन को अनुस्वार बोला जाता है, उनका परिभाषा यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो किन ध्वनि को अनुस्वार बोला जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां, यही है सही उत्तर। स्वर के बाद में आने वाली नासिक है ना, नाक से जिनका उच्चारण हो रहा हो उनको अनुस्वार बोला जाता है, नाक से उच्चारण होने वाली ध्वनियों को। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ और अ जो है किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य यानी आपका जीभ जो है तालु को टच होता है, या मूर्धा को, या दंतोष्ठ है, या कंठोष्ठ है? तो देखिए ऊपर के ये तीनों नहीं है। कैसे मैं बताता हूँ। ओ बोलिए। ओ। ओ तो आपका देखिए, एक तो गले से, कंठ से, आपका कंठ से ध्वनि निकलेगा, प्लस आपका जो ओठ है उसका शेप ऐसे गोल हो जाएगा। ओ ओ बोलिए। ओठ का जो आकृति है वो गोल हो जाएगा, गोल। ओ बोल करके देखिए। तो इसीलिए कंठ ओष्ठ्य बोला गया है, कंठ ओष्ठ्य, है ना। आप समझ रहे हैं, कंठ ओष्ठ। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है कितने? 52 है ऑब्वियसली, है ना। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी सॉरी स्वर ध्वनि के प्रकार, कितने प्रकार के स्वर ध्वनि होते हैं? मतलब इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार है? दीर्घ स्वर ध्वनि, प्लुत स्वर्ग स्वर, और ह्रस्व स्वर्ग। तो ये तीनों हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ह्रस्व स्वर भी होता है, ह्रस्व। ठीक है, और प्लुत भी होता है, दीर्घ भी होता है। ह्रस्व में सबसे कम समय लगता है उच्चारण में, दीर्घ में उससे दुगुना लगता है, और प्लुत में तिगुना समय लगता है। ठीक है, तो तीनों जो हैं उपरोक्त तीनों स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब, ये आधा ब है, वर्ण कौन सा, कौन वर्ण का विशिष्टा कौन सा है? मतलब वो किस प्रकार का वर्ण है? ओष्ठ्य, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, इस प्रकार से है, या द्वे द्वे ओष्ठ्य, स्पर्श, अल्प प्राण, घोष, निर अनुनासिक है, या कौन सा है, किस प्रकार का वर्ण है, यह बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वयोष्ठ्य, है ना। द्वयोष्ठ्य स्पर्श व्यंजन है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण महाप्राण उसको बोला जाता है। ठीक है, जिसमें जैसे बी लिखे तो इसका हो गया आपका ब, और भ लिखेंगे भ तो ये बी और एच होता है ना। तो ये एच जिसमें एक्स्ट्रा जुड़ता है उसको मैंने अपनी तरफ से परिभाषा बनाया है इंग्लिश से रिलेट करके, जिसमें एच जब उसका हम लोग 12 खड़ी लिखते हैं तो जैसे बी का ब सीधा हो गया, है ना, तो ये अल्प प्राण है, और बी एच भ है तो ये महाप्राण है, सीधी सी बात है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में अर्ध स्वर कहा जाता है, अर्ध स्वर कौन सा कहा जाता है? ऑप्शन ए यहाँ हो गया है, य, प, र, ल, कौन सा जो है अर्ध स्वर कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है य। य जो है अर्ध स्वर कहलाता है, ई अ, है ना, य। इन दोनों का ये मिक्सचर है इसलिए आधा स्वर कहा जाता है इसको, य को अर्ध स्वर कहलाता है। ठीक है, सही उत्तर है कौन सा? य, है ना। अ, यहाँ है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, य। ठीक है, ई और या दोनों का है इसलिए, है ना, य जो है कहा जाता है, एक मिनट, या जो है कहा जाता है आपका अर्धस्वर। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? है ना, महाप्राण ध्वनियाँ जो हैं व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? व्यंजन का जो वर्ग होता है, जैसे
क, ख, ग और घ। तो इनमें से कौन सा महाप्राण होता है और कौन सा अल्प प्राण? ये अल्प है और ये महा। ठीक है, सीधी सीधी बात। क्यों? अब मेरे परिभाषा अनुसार मैंने अभी बताया कि जैसे के है जो इसका उच्चारण सीधा मतलब क का उच्चारण के जैसे होता है, लेकिन ख जो है ना के और एच जुड़ता है, के और एच, तो जिसमें एच एक्स्ट्रा जुड़ता है उसको महाप्राण बोला जाता है। तो ऐसे ही आप इसको लिखिए किसी भी ग्रुप में, जैसे प फ ब भ में मैं लिख दे रहा हूँ प फ ब भ। तो यहाँ पर लिखिए पी है ये सीधा, और यहाँ पी एच है, यहाँ बी है और ये बी एच है। तो ये महाप्राण है ये दोनों, यानी दूसरा और चौथा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? दूसरा चौथा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दूसरा चौथा। सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सा है? सबसे सार्थक और लघुत्तम, सबसे छोटा इकाई और सार्थक जो हो, है ना। जैसे शब्द तो वर्णों से बना होता है ना, पद भी नहीं है। ध्वनि, ध्वनि सिर्फ ध्वनि है, ठीक है। वो भाषा की मतलब कोई ऐसा जो है अब इसी को बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ण नहीं दिया है तो वर्ण ही तो ध्वनि है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्वनि न दे करके अगर वर्ण दिया होता तो यही सही उत्तर होता, ठीक है। वर्ण जो है लघुत्तम इकाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्वनि और वर्ण दोनों हैं, वही सेम है, इसलिए यहाँ पर हो रहा है ध्वनि, है ना। ध्वनि जो है लघुत्तम इकाई है, सही उत्तर। क्योंकि वाक्य तो शब्दों से मिलकर बना होता है, तो शब्द लघुत्तम नहीं हो गया, वाक्य भी नहीं हो गया। पद तो है, बहुत सारे वाक्यों से पद बनता है, ठीक है, तो वो नहीं है। तो सबसे छोटा कौन सा हो रहा है? ध्वनि ही हो रहा है। एक्चुअल में वर्ण है लेकिन ध्वनि है ना, वर्ण की जगह यहाँ पर ध्वनि दिया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? अभी मैंने बता दिया डेफिनेशन। तो अल्प प्राण कौन सा है? ख नहीं है, थ नहीं है, च है ना, च है सही उत्तर। देखिए च जो है, आप अब बोले कि एच जुड़ता है तो वो महाप्राण होता है ना, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर एच को यहाँ हटा देंगे तो ये सी जो है क के जैसे उच्चारित होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर च जो है अल्प प्राण है, लेकिन छ जो है महाप्राण है, ठीक है। छ और च जो है अल्प प्राण है, तो सही उत्तर है इसका च, अल्प प्राण व्यंजन। अगला उत्तर, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? सही उत्तर है य, जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला उत्तर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, यानी जो गले से उच्चारित की जाती हैं, कौन सी हैं? सीधी सी बात है, क ख का उच्चारण आप करके देखिए, गले से उच्चारित की जाती हैं, तो सही उत्तर है क ख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला है ना, क ख ग घ ऐसा है ना जो लिखा हुआ है, तो इसी को वर्णमाला कहते हैं। तो उसका परिभाषा क्या है, डेफिनेशन? शब्दों के समूह को नहीं, वर्णों के संकलन को, है ना। एक्चुअल में ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ये सही उत्तर है। वर्णों का व्यवस्थित होना चाहिए समूह, है ना। शब्द गणना भी नहीं होगा और शब्द समूह को भी नहीं होगा। वर्णों के संकलन को बोल सकते हैं, लेकिन व्यवस्थित संकलन होना चाहिए ना, रैंडम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सही उत्तर इसका कौन सा होगा? ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है। सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे, है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी जिसका उच्चारण ओठ के क्रिया से नहीं होता है ना। ओष्ठ नहीं है, ओठ है ना, ये आपका ऊपर वाला ओठ है या नीचे वाला, तो इन दोनों के मिक्सचर से या वहाँ पर के टच से, है ना, जीभ ओठ को टच करे उस आसपास को, या वहाँ से हवा जो है पास होते हुए निकले, तो उसको ओष्ठ बोलेंगे, और ऐसा नहीं हो तो उसको ओष्ठ नहीं है बोलेंगे, ठीक है। तो कौन ओष्ठ नहीं है? म ब उ, देखिए म बोलिए दोनों ओठ आपस में टच हो जाएंगे, ब बोलिए दोनों ओठ आपस में टच हो जाएंगे, उ या बड़ा उ बोलिए, आपका जो आकृति है ओठ का वो गोल शेप ले लेगा, टच तो नहीं होंगे लेकिन दोनों इस प्रकार से गोल शेप ले लेंगे, यानी इसका उच्चारण जो है
इसकी क्रिया द्वारा ही हो रहा है, ओठ के क्रिया द्वारा ही हो रहा है। यहाँ ओठ का ऊपर वाला भाग है ये वाला, और ये नीचे वाला, ये दोनों मिलकर के गोल बना लेंगे, यानी इसकी क्रिया द्वारा ही उ का उच्चारण हो रहा है। लेकिन आ का उच्चारण ऐसा है कि मुंह खोले और आ बोल सकते हैं आप, ओठ का कोई क्रिया इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है आ के उच्चारण के लिए, है ना। आपका दोनों ओठ ना हो, है ना, दोनों ओठ को काट भी दिया जाए तब भी आप आ बोल सकते हैं, ठीक है। तो आ जो है ओष्ठ्य वर्ण नहीं है, बाकी सब ओष्ठ्य हैं, ठीक है, सीधी सी बात है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम और भी अलग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को। कोई भी आपका डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।